Hi everyone, good morning. Welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले। हमारा टॉपिक रहने वाला है म्यूचुअल फंड। उसमें पहले हम लोग बेसिक्स समझेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड सीरीज रहने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो कौन कौन सी टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं NAV, फिर कैसे कौन से फंड अवेलेबल हैं, वो सब डिटेल में बाद में समझेंगे। पहले हम लोग बेसिक जाएंगे, इसके बाद थोड़ा एडवांस जाने वाले हैं। और हम लोग काफ़ी सैटरडे संडे को अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते रहते हैं। पिछली बार हम लोगों ने कवर किया था बैंक रिलेटेड एक टॉपिक था, तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया था। तो आप एक बार अगर नहीं देखा है तो वो जाके एक बार देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्या है RBI CRR क्या है उस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात किया था। क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे मार्केट में CRR की वजह से, और हमारा जो रूटीन लाइफ है उसमें भी क्या इम्पैक्ट रहता है, फिक्स डिपॉजिट पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए आपके लिए, और ये थोड़ी सीरीज चलने वाली है। तो म्यूचुअल फंड है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, तो वो थोड़ा सा बेसिक रहने वाला है। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। तो पहले तो समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। कि बेसिकली बस ऐसे ही SIP किसी ने बोल दिया, कहीं आप किसी फ्रेंड ने बोल दिया, या तो फिर आप लोग कहीं पे बैंक में चले गए, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के लिए बता दिया कि आपने SIP स्टार्ट कर दिया। फिर कहीं पे आपका जो ब्रोकर है, मान लीजिए शेर खान है या जीरोदा है या काफ़ी सारे एंजल है, तो काफ़ी सारे ब्रोकर है, तो वो भी आपको बोलते हैं कि भाई सर म्यूचुअल फंड कीजिए। और बैंक वाले भी काफ़ी आपको फ़ोन करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड अच्छा है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है? हम लोग वो पूरा बेसिक से लेकर लास्ट में एडवांस तक जाने वाले हैं। सीरीज़ एक होगी इसमें, और फिर लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं लास्ट में जो लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। शायद आपको उसमें बेनिफिट हो जाए, या तो कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उसमें थोड़ा सा टेक्निकल कर सकते हैं। और हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने हैं, फिर इसका की फंक्शन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो इस सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो म्यूचुअल फंड क्या है वो हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड है वो फाइनेंशियल एक व्हीकल है दैट पुल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऐसा जैसे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए कि आप छोटे इन्वेस्टर हो और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करते हैं कि ग्रुप होता है, पूल ऑफ ग्रुप। जैसे हम लोग कार शेयरिंग बीच में जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया था तो E1 ओड आया था, तो उसी दिन एक E1 बढ़ेगा, फिर दूसरे दिन ओड होगा। तो ये है पूल, उसको क्या बोलते हैं, शेयर करना, यानी कि पूल करना। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। तो उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके एक स्टॉक की प्राइस है 5000 रुपीज़। ठीक है, अभी आपके पास 1000 है रुपीज़। आप वो स्टॉक परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 1000 है और स्टॉक की प्राइस चल रही है 5000। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ पे 5 लोग इकट्ठा हो गए, फिर एक एक 1000 वो इकट्ठा करेंगे, फिर 5000 होगा, फिर वही स्टॉक जाके एक स्टॉक आप परचेस कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि वो आप 1000 है तो आप परचेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर 5 लोग इकट्ठा हो गए और 1000 इन्वेस्टमेंट किया, तो वो स्टॉक आपके पांचों के बीच में एक स्टॉक, वन टाइप ऑफ पार्टनरशिप ही है ये, पूल ऑफ पीपल। यानी कि एक ही ग्रुप में सारे यानी इन्वेस्टर रहते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं, जिसको किसी को अगर 500 की SIP करनी है, 1000 की करनी है, तो ऐसे लोगों के लिए एक म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। तो ऐसा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड। क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके की फंक्शन क्या रहते हैं? जनरली क्या है कि पुलिंग ऑफ फंड्स। की फंक्शन क्या है? तो पुलिंग ऑफ फंड्स यानी कि मैनी इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट मनी टू म्यूचुअल फंड। मान लीजिए कि आपका कोई ग्रुप है, इसमें 10 पीपल है, एक प्लॉट
इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि मान लीजिए कि हर एक के पास 10 लाख रुपीस है और वो प्लॉट की कीमत है 1 करोड़, और बाई फ्यूचर 3-4 साल बाद वही 1 करोड़ का प्लॉट आपको 5-6 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। 1 करोड़ आपके पास है नहीं, 1 CR आपके पास है नहीं। क्या कर सकते हैं आप कि ऐसे 10 लोग को आप लोग फाइंड करेंगे या आपके ग्रुप में या फैमिली में, तो उसमें क्या रहता है कि वही 10 पीपल्स एक बार इकट्ठा हो गए, 1 करोड़ आप लोगों ने डाल दिया, वो परचेस किए कर लिया, जो भी चार्जेस है एक्स्ट्रा वो अंदर इंक्लूड है, तो 1 करोड़ आपने परचेस किया। 3-4 साल बाद वही 5 करोड़ हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपीस हो गए, 10 करोड़ रुपीस। तो क्या बाद में वो जो लोग हैं वो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग इसको बेच देते हैं, तो 10 लाख का 1 शेयर हुआ, वो भी 4-5 ईयर में, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड। कब? जब आपके पास पैसा कम हो, आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लंबी अवधि के लिए करना है, तो ही म्यूचुअल फंड अच्छा है। लंबी अवधि आपको नज़र में रखनी है, क्योंकि आपको स्मॉल अमाउंट आप लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में सोचना है। तो की फंक्शन क्या है? तो क्या की फंक्शन है पुलिंग ऑफ फंड्स। इसका फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट है पुलिंग ऑफ, जो सारे लोग इकट्ठा आते तो उसको पुलिंग ऑफ बोलते हैं, तो उसको पुलिंग ऑफ फंड बोलते हैं। दूसरा है आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है इसमें। मान लीजिए कि आपके पास 1000 है, आप कितना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो उसमें? शायद कुछ नहीं, लेकिन मल्टीपल पीपल एक जो फंड है उसमें ट्राई करते हैं, डालते हैं पैसा उसमें, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन रहता है कि क्योंकि क्या है, इसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, तो जो इन्वेस्टर है उसकी तादाद ज़्यादा होगी, तो उसके पास क्या होगा, अच्छा खासा फंड होगा। वो फंड मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि वो बॉन्ड में डाल सकता है, स्टॉक में डाल सकता है, या किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में डाल सकता है, तो उसके पास ये डाइवर्सिफिकेशन रहता है, ठीक है। वो हमारे पास नहीं रहता है। तीसरा इसका फंक्शन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल, ये जो म्यूचुअल फंड है ये प्रोफेशनल, इसमें क्या है, जैसे कि भाई आप कोई इंजीनियर है, कोई CA है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, तो सबकी यानी सबकी फील्ड डिफरेंट है, सब एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि म्यूचुअल फंड जो लोग हैंडल करते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस रहता है इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, फिर ये मनी मार्केट का भी एक अच्छा खासा प्रोफेशनल उनका बैकग्राउंड रहता है। तो जैसे कि डॉक्टरों के पास होता है वैसे ही इंजीनियर के पास होता है, तो डिफरेंट होता है। आप डॉक्टर के पास इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस की आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं, और इंजीनियर वालों डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है उसकी हम लोग बात नहीं कर सकते। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में हर कोई बंदा जीनियस नहीं होता, ये प्रोफेशनल एक फील्ड है। तो इसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं है, नंबर ऑफ सोर्सेज नहीं है इंफॉर्मेशन, और काफ़ी आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, तो यही लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं जिनको पता है कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जा सकता है, कंपनी कैसी रहती है, फिर फ्यूचर ग्रोथ इसका क्या रहेगा, ये सब उनको पता रहता है। तो क्या रहता है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपका फंड हैंडल करता है। तो एक बेनिफिट ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। फिर क्या होता है कि शेयर ऑफ द फंड, तो जो उसकी वैल्यू है वो शेयर ऑफ फंड क्या है कि वो NAV डिसाइड करती है। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि भाई NAV क्या है, तो NAV उस फंड की क्या है, तो वो किसी फंड की 10 रुपीस होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 1000 भी हो सकती है, किसी की 500 भी हो सकती है। तो डिफरेंट फंड के डिफरेंट NAV होती है, ठीक है। जैसे हम लोग स्टॉक प्राइस बाई करते हैं, मान लीजिए कि TCS का अभी 4500 रुपीज़ प्राइस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या है, TCS का भाव क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 4500। वैसे ही म्यूचुअल फंड के एक रेट होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 12 रुपीज़, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस नहीं NAV बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो NAV का अगर मैं बात करूँ तो वो नेट एसेट वैल्यू है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो NAV? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ फंड्स होल्डिंग, क्या मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ फंड्स होल्डिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ये NAV के कैलकुलेशन है। तो हम लोग बाद में जब दूसरे एडवांस में जाएंगे तब थोड़ा NAV के बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। फिर लिक्विडिटी,
तो जो की फंक्शन है उसमें लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी हम लोग, मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को बाई किया, लिक्विडिटी का मतलब क्या है वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ बाई किया है 100 रुपीज़ में, ठीक है। अभी सामने मुझे बेचना है, मान लीजिए कि मुझे 200 पे बेचना है। मान लीजिए कि मैंने 100 पे खरीदा है, 200 पे बेचना है, तो 200 पे बायर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर 200 पे कोई बाय नहीं करेगा तब तक हम लोग बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप काफ़ी स्टॉक में देखते हो कि कम का, जैसे कि TCS में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, HDFC बैंक है, HDFC लाइफ है, फिर मान लीजिए कोई और बैंक है, इन्फोसिस है, फिर बैंक में एक्सिस बैंक है, SBI है, इसमें भर भर के लिक्विडिटी रहती है, आप कोई भी प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जैसे बी कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, M कैटेगरी के स्टॉक रहते हैं, जो काफ़ी लोअर वॉल्यूम रहता है, 10,000 5,000, जिसमें अपर सर्किट लगती जा रही होती है, तो उसी स्टॉक में लिक्विडिटी कम होने के कारण वो अपर सर्किट लगाता रहता है, क्योंकि क्या है कि लिक्विडिटी उसमें नहीं है। लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने कहीं पे बाई किया है प्लॉट, अगर वहाँ पे कोई परचेस वाला है ही नहीं, तो उस प्लॉट का कीमत चाहे जितना भी मैं रख दूँ कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा। बेचने के लिए मुझे लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए, तभी हम लोग उसे आराम से बेच सकते हैं। तो क्या रहता है कि बायर भी इतने होने चाहिए और सेलर भी उतने होने चाहिए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो वही होता है म्यूचुअल फंड में भी, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें लिक्विडिटी आराम से आपको मिल सकती है। अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हम लोगों ने उसके की फंक्शन के बारे में बात किया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पूलिंग ऑफ फंड्स मैंने हम लोगों ने बात किया, फिर डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों को मिलता है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, फिर जो फंड है उसमें कैसे NAV क्या है वो हम लोगों ने बात किया, फिर लिक्विडिटी के बारे में बात किया। अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, तो ये हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को म्यूचुअल बाई तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हम लोगों के पास कौन सा म्यूचुअल फंड है। सिर्फ वो बाई करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको किसी ने बोला होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कौन सा है। और अपने गोल के हिसाब से ही अपना म्यूचुअल फंड हम लोग चूज़ करना चाहिए, ताकि क्या है, काफ़ी टाइप के म्यूचुअल फंड रहते हैं, वो कम रिस्क के रहते हैं, हाई रिस्क के रहते हैं। हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, हम लोगों को इनकम चाहिए, क्या चाहिए, उसके बेस पे ये म्यूचुअल फंड हम लोगों को पिक करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड हमारा कौन सा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा गोल क्या है, और इसके हिसाब से ही आप लोगों को म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो जो मैं फर्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो इक्विटी फंड्स है। इसमें क्या इक्विटी, प्योर इक्विटी रहता है, तो उसमें 100% इक्विटी रहता है। तो जो फंड रहता है वो प्योर इसमें स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करता है। ये थोड़ा हाई रिस्क वाला इक्विटी फंड रहता है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ यही बना के पैसा देती है। तो इक्विटी फंड ये कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट है इक्विटी फंड्स, जो पूरा का पूरा पैसा आपके स्टॉक में ही जाने वाले हैं, कैपिटल ग्रोथ के लिए ये यूज़ होता है जनरली। मान लीजिए कि मैंने आज 1 लाख रुपीज़ डाला है, मुझे 15 साल के बाद ही देखना है कि, लेकिन वो 1 लाख का कम से कम 10 से 12 या 15 लाख होना चाहिए। तो वो कौन सा फंड दे सकता है, तो इक्विटी फंड से दे सकता है उसमें, क्योंकि क्या है कि वो प्योरली 100% आपका कैपिटल वो डिप्लॉय करने वाला है ये स्टॉक मार्केट में। तो इक्विटी फंड इसीलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि प्योर इक्विटी में वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरा है बॉन्ड फंड्स। तो क्या करता है उसमें मान लीजिए फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं, या तो प्राइवेट बॉन्ड्स में भी ये लोग डालते हैं, या तो कोई भी फिक्स इनकम जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बॉन्ड फंड्स बेसिकली हम लोग इसी ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को फिक्स इनकम चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रहता है, वैसे ही बॉन्ड फंड्स में हम लोग डालना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट टू कंपेयर टू बॉन्ड फंड्स में हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सेफ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सेफ है, और हम लोगों को उसमें इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा है मनी मार्केट फंड्स। इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म रहता है। मनी मार्केट फंड में ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग मनी मार्केट फंड बोलते हैं, इसमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट रहता है, और ऑफरिंग लोअर, इसमें रिटर्न भी लो रहते हैं, लेकिन सेफ्टी हाई रहती है। मनी मार्केट में जनरली यही है कि भाई हम लोगों को क्या करना है कि इसमें कितने
हम लोगों को कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। और इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 5-6 महीने के लिए आपको या तो 8 महीने के बाद वो पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो जनरली पब्लिक क्या करती है कि ये सेविंग अकाउंट में रखते हैं या तो फिक्स डिपॉजिट 5-6 महीने का, तो उसमें थोड़ा हम लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर मनी मार्केट फंड में हम लोग डालते हैं तो हमारा जो रिस्क रहता है वो लेकिन लो रहता है, लेकिन जो हम लोगों को रिटर्न है वो भी हम लोग लो ही रखते हैं इसमें। तो मनी मार्केट फंड का यही इस्तेमाल है, ठीक है। फिर हम लोग जो फोर्थ कैटेगरी में जाने वाले हैं वो है बैलेंस फंड। काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये बैलेंस फंड बहुत पॉपुलर फंड है। तो इसमें क्या है कि मिक्स ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। इसमें क्या कहते हैं कुछ रेशियो रहता है वो फंड के ओर से कि भाई हम लोगों को 60-40, मान लीजिए कि आपका जो 100 रुपीज़ आप लोग डाल रहे हो, तो जो 60 रुपीज़ है वो स्टॉक में जाने वाले, बाकी के 40 रुपीज़ बॉन्ड्स है उसमें जाने वाले हैं। तो ये फंड्स कब यूज़ होता है कि हम लोगों को दोनों चाहिए भाई, ग्रोथ भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो उसमें बैलेंस फंड है। क्योंकि 60-40 का रेशियो रहता है, तो 60% स्टॉक में चले जाएंगे, 40% बॉन्ड में चले जाएंगे। जो भी हम लोगों को इनकम जनरेट होगी वो बॉन्ड से होगी, और जो हमारा ग्रोथ आएगा वो स्टॉक से होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादातर फंड बैलेंस फंड ही कहलाते हैं, क्योंकि उसमें मिक्स रहता है बॉन्ड्स और स्टॉक। फिफ्थ रहता है इंडेक्स फंड। अभी काफ़ी इंडेक्स फंड की जो थीम चल रही है, इसमें स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स रहता है कि भाई निफ्टी 20 रिलेटेड रहता है, फिर S&P 500 रहता है, फिर अभी तो काफ़ी इंडेक्स रिलेटेड फंड आ चुके हैं। तो बेसिकली इंडेक्स फंड यही है कि जो मार्केट का इंडेक्स रहता है, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी, उसके रिगार्डिंग एक म्यूचुअल फंड आता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स फंड्स, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो सेक्टर फंड्स। ये भी एक अच्छी खासी अभी चल रही है थीम, ग्रीन हाउस वो सब, एनवायरनमेंट रिलेटेड वो सब चल रही है। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर रिलेटेड ये फंड है, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्टर फंड। इसमें आप लोग टेक्नोलॉजी फंड आता है, हेल्थ केयर आता है, एनर्जी रिलेटेड फंड आते हैं, तो ये सब फंड रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जो 6 फंड है वो मैंने कवर कर लिए। फर्स्ट है इक्विटी फंड है, सेकंड बॉन्ड फंड्स है, मनी मार्केट फंड्स है, फिर बैलेंस फंड है, इंडेक्स फंड है, सेक्टर फंड्स है, ठीक है। तो टोटल मैंने अभी 6 कवर किए हैं इसके। अभी ये भी जानना जरूरी है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी जानना हम लोगों को जरूरी है। तो फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है, कम पैसे में डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है। आप छोटी छोटी अमाउंट एक साथ डाल के एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। फिर दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी जो स्किल इसी फील्ड में जो स्किल रखते हैं वही जो प्रोफेशनल लोग हैं वही इसमें हैंडल करते हैं, जिसके पास फास्ट एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, मैन पावर है, इसके रिगार्डिंग रिसर्च पेपर है उनके पास, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। तीसरा है लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी रहती है इसमें, आप लोग इजीली बाय और सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। और एसेसिबिलिटी, फोर्थ है एसेसिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल छोटे इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास 500 रुपीज़ मैं बचा सकता हूँ, छोटे से छोटे परसेंट की बात कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ हम लोगों ने बचा लिया। अभी इसको से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। 500 रुपीज़ में हम लोग म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, और बाकी दूसरा मेरे हिसाब से ज़्यादातर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहने वाले होंगे, लेकिन बहुत कम होने वाले। तो क्या रहता है कि एसेसिबिलिटी बहुत ईजी है इसमें। तो एडवांटेज में डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलने वाला है, फिर लिक्विडिटी है, एसेसिबिलिटी है, तो ये बेनिफिट है। अभी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड का जो फीस रहता है, चार्जेस रहते हैं, एग्जिट लोड रहता है, तो वो सब रहते हैं। फिर लैक ऑफ कंट्रोल रहता है इसमें। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ डाले हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, तो इसमें क्या है कि आप चॉइस नहीं कर सकते भाई अच्छा ये शेयर बाई कीजिए, इसमें वो बाई कीजिए, फिर आपको मुझे ये बंदा चाहिए, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट में ये बंदा म्यूचुअल फंड में सही रहेगा, प्रशांत जैन रहेगा, या काफ़ी मोतीलाल वाले ये रखेंगे। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे पैसे, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट प्लस कौन से स्टॉक बाई करने हैं, कितना क्वांटिटी रखना है,
वो सब उनके पास है। तो हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है, हम लोग उसमें क्या कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 1000 रुपीज़ डाल के फिर हम लोग बैठ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है बाई और सेल का। जैसे कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो हम म्यूचुअल फंड वालों को बोल नहीं सकते कि ये आप जो शेयर है उसको बेच के ये इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो नहीं हो सकता है। यानी कि हमारे पास कोई कंट्रोल होने वाला नहीं। दूसरा है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड काफ़ी डिपेंड है मार्केट पे। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म नहीं करने वाला है, ये बात लिख कर ले लो। वो डिपेंड है कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बॉन्ड वाला है या कौन सा है, लेकिन वो काफ़ी डिपेंड है मार्केट के फैक्टर पे। तो ये है रिस्क जो मैंने बात किया है कि डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है कि काफ़ी क्या है कि आप लोग भरोसा करके वो म्यूचुअल फंड पे डालते हैं, लेकिन अगर कि वहाँ पे किसी मैनेजमेंट ने जो प्लस माइनस कुछ किया तो जो उसका नुकसान है वो आप लोगों को ही भरपाई करनी है। वो लोग को क्या है कि मान लीजिए कि उन्होंने बाई किया लेकिन वो कोई थॉट प्रोसेस के साथ बाई करते या तो कोई उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी रहते हैं तो उसकी वजह से वो शेयर को बाई करते हैं, तो काफ़ी इसमें दिक्कत आती है। और बीच में हुआ भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2-3 म्यूचुअल फंड के साथ अभी रिसेंट लास्ट 2 या 3 ईयर्स में हुआ भी है ऐसा। जो आप एक बार गूगल कर रहेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने ये सब कांड किया था। तो डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि इसमें आपका कोई कंट्रोल रहने वाला नहीं है। आपका पैसा है लेकिन कंट्रोल आपका नहीं होने वाला उस केस में। तो डिसएडवांटेज यही है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने बेसिक कवर किया, जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, उसके फी की फंक्शन क्या है, फिर इसके बाद में टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कैसा है, वो फिर डिसएडवांटेज एडवांटेज देखे। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके जो टर्म रहती है एनएवी क्या है, एसआईपी क्या है, वो सब हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।